नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले यही अपील कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने खुद भी और दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप उन नियमों का अपनों की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो सुबह से लगातार हम उस पर बने हुए हैं कि दानापुर के पीपा पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ। पीपा पुल से सवारी गाड़ी नदी में जा समाई और सबसे हैरत की बात कि 15 लोग इस गाड़ी पर सवार थे। रेस्क्यू का काम काफी देर से शुरू हुआ और इसके बाद अभी तक 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। और ये देखिए गाड़ी जो है, तो कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि यह हादसा कितना भयावह था। ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे तभी यह घटना घटी है। हालांकि सवारी गाड़ी के ऊपर जो 3 लोग बैठे थे उन्होंने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। 2 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं आपको। गंगा से गाड़ी जब निकाली गई जेसीबी की मदद से और अब तक जो निकाले गए शव और ये पूरा माहौल, अगर आप मतलब ये बताने के लिए भी बहुत ही ये हृदयविदारक घटना है। इसे हम पूरी तरीके से आपको इन तस्वीरों को नहीं दिखा पाएंगे। अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं और आज जो भीड़ आप देख पा रहे हैं ये दियारा के इलाके के लोग हैं, कुछ पटना के लोग हैं। जैसे ही जिन्हें ये सूचना मिली सभी लोग यहां पहुंच गए और इस पूरे तस्वीर को देखने के लिए, हालांकि इसमें जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी पीठ थपथपानी होगी। उन्होंने त्वरित नदी में छलांग लगाई ये पता लगाने के लिए कि गाड़ी कितनी दूर कहां पर है। हालांकि इन तस्वीरों के बाद एक तस्वीर और दिखाएंगे कि बाईं तरफ, पीपा पुल की बाईं तरफ यह गाड़ी गिरी थी लेकिन वो मिली दाईं तरफ से, यानी कि तकरीबन 6 से 7 मीटर का जो रास्ता है वो धार इतनी तेज थी कि शवों और गाड़ी को भी बहा कर ले गई। 2 तस्वीरें एक साथ, गंगा से निकाली गई गाड़ी और अब तक निकाले गए 9 शव, दोनों से जुड़ी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 7 और 7:30 बजे के बीच की एक घटना है। तब से लेकर लगातार इस बात की खोज होती रही कि आखिर गोताखोर हैं कहां, जो प्रशासनिक तंत्र है उनके लोग हैं कहां। लेकिन स्थानीय पुलिस तो आई लेकिन वो डंडे पीटती रही, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। और ये तकरीबन 10 बजे के बाद ये शुरू हुआ कि लोगों को कैसे निकाला जाए, कौन सी मशीन वहां पर लगाई जाए और जो गाड़ी, जो सवारी गाड़ी नदी में है उसे कैसे बाहर निकाला जाए। तो गंगा नदी में गिरी सवारी गाड़ी को ढूंढ लिया गया है। देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर उस गाड़ी को निकाला जा रहा है। देखिए गंगा नदी से वो गाड़ी निकल रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौके पे मौजूद है। स्थानीय गोताखोर भी मौजूद है। देखिए ये पूरी की पूरी जो सवारी गाड़ी है किस तरीके से ये बाहर निकल रही है और इसे यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर निकाला जा रहा है। जो गोताखोर हैं उन लोगों ने इसे ढूंढा था। हालांकि इस घटना के काफ़ी देर के बाद जो यहाँ पर जो गोताखोर हैं बिहार सरकार के द्वारा, जो एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो बहुत देर के बाद यहाँ पर पहुँचे थे और ये देखिए गाड़ी जो है वो मिल गई है और उसे अब निकालने का काम जारी है। कहा जा रहा है कि इसमें 10 से 15 लोग सवार थे और ख़ास तौर पर एक व्यक्ति का शव पहले ही निकाला जा चुका था। जो गोताखोर थे वो ढूंढ करके उन्होंने निकाला था। कहा जा रहा है कि जैसे ही दियर से जब गाड़ी आई थी पुल पर, उसके बाद गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण रेलिंग तोड़ता हुआ गंगा नदी में समाहित हो गया। और उसके बाद की ये तस्वीर है जहां पर गोताखोरों ने इसे गाड़ी को ढूंढ निकाला है और अब उसे बाहर निकालने की कवायद शुरू है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो टीम के जो गोताखोर हैं, जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो लगे हुए हैं और ख़ास तौर पर सबसे कहा जा सकता है कि सबसे पहले जो यहाँ के स्थानीय जो गोताखोर हैं, जो नाविक हैं, जो मछुआरे हैं, उन लोगों ने पहल की और उसके बाद लगातार वो ढूंढ रहे थे। और अब देखिए जब यहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जब टीम पहुँची है तो उन्होंने इस सवारी गाड़ी को ढूंढ निकाला है और अब जो लोग लापता हैं अब उन्हें खोजने की कवायद शुरू होगी। तो एक कहा जा सकता है कि जो सवारी गाड़ी है उसे तो ढूंढ निकाला लेकिन अभी भी गंगा नदी में कई लोग लापता हैं, कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो शैलेंद्र जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक इस गाड़ी को निकाला गया है। हालांकि काफी देर बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ
और जो लोग गाड़ी के साथ, जैसा कि बताया जा रहा है कि यह पिकअप वैन थी, 9 लोगों के शव निकाले गए हैं। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। लेकिन ये जो लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या है देखने के लिए, देखने वालों के लिए। लेकिन कोरोना के इस माहौल में इस भीड़ को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब संक्रमण तेजी से राजधानी पटना में फैल रहा है, उस बीच ऐसी तस्वीरों का मिलना, लोग जागरूक नहीं हैं, ये तस्वीरें भी इसमें से निकलकर सामने आती हैं। जो रेस्क्यू का काम है वो गोताखोर करेंगे, वो एसडीआरएफ की टीम करेगी, एनडीआरएफ की टीम करेगी। लेकिन वहां भीड़ जमा थी देखने के लिए इस पूरे दृश्य को कि कौन मरा, किसके यहां के लोग मरे और कैसे निकाला जा रहा है। और इसी बात की जानकारी लेने इतने सारे लोग एक साथ जमा हो गए। हालांकि स्थानीय थाने की पुलिस इतनी भीड़ के सामने बौनी साबित हुई, लकीर पीटती रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। और जो टीम बाद में आई रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। एक सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, पीपा पुल पर गिर गया नीचे। मैं तत्कालीन तत्परता के साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया कि आवश्यक राहत के लिए वहां रस करवाइए, शासन को एनडीआरएफ टीम भेजिए। तो एनडीआरएफ की टीम आ गई है। कुल मिलाकर के अभी तो जब मैं आया था तो एक डेड बॉडी मिला था, और अब कुल मिलाकर के 9 डेड बॉडी, 10 डेड बॉडी मिल गया है। आशंका है कि इसमें और भी डेड बॉडी है। जो परिवार के लोग बोल रहे थे 16-17 आदमी दुर्घटना में जान गई है लोगों की। दुखद है, स्तब्ध हूँ। अकीलपुर गांव के थे, शादी में लोग आए थे। चित्रकूट नगर में इनका दानापुर में मकान भी है, वही लोग जा रहे थे। तो अत्यंत ही दुखदायी घटना है, स्तब्ध है पूरा। हम सब लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि मृतक को आत्मा की शांति मिले, मृतक परिवार को ढाढ़स मिले। सब परिवार के लोगों से मिला हूँ और प्रशासन लगी हुई है कि सभी शवों को बरामद कर दिया जाए। अब आपको ये हम बताने जा रहे हैं कि किस जगह से गाड़ी गिरी थी, कहां की रेलिंग टूटी, वहां पर क्या स्थिति थी, क्या टायर स्लिप कर गया, ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो सामान है जो उस सवारी गाड़ी से नीचे गिरे, जहां पर ये घटना घटी, जहां ये दुर्घटना घटी, ये वो रेलिंग है। सारी तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हैं और कैसे ये गाड़ी ढलान पर आती है और नदी में समा जाती है। इसके अलावा सबसे पहले जो स्थानीय विधायक रीतलाल यादव पहुंचे, उनका गुस्सा प्रशासन के ऊपर था। पीपा पुल का वो जगह है, यही रेलिंग है जिसे तोड़ करके सवारी गाड़ी गंगा जी में गिरी। और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग सवार थे गंगा नदी में जब गाड़ी गिरी थी उस वक्त। और खास तौर पर देखिए वो ढलान है और उस ढलान पर से गाड़ी अनबैलेंस हुई और इसके बाद ये पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए सवारी गाड़ी गंगा नदी में गिरी। और देखिए पीपा पुल पहले से जर्जर है और कई बार लगातार पीपा पुल पर सवाल उठते रहा है। यहाँ अभी प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं रीतलाल यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। रीतलाल जी, क्या जानकारी मिली घटना की, कितने लोग थे और क्या कुछ हो सका? सवारी गाड़ी पुल पे ढूला है, वैसा ही सारे के सारे टूट करके पुल तोड़ करके नीचे गिर गया। अभी देखा जा सकता है कि सारा उनका सामान भी है, इधर भी है, उस तरफ भी है, सामान तितर बितर हो चुका है। तो पुनरावृत्ति घटना नहीं होता अगर जो यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा अगर जो साफ होती तो, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा साफ नहीं है। तो पर इस घटना के बाद यहाँ जो स्थानीय नेता हैं, जो विधायक रीतलाल यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं वो सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ये पीपा पुल का निर्माण हुआ, यहाँ पर पक्के पुल की मांग करें, क्योंकि बरसों से यहाँ के स्थानीय लोगों की भी मांग है कि यहाँ पीपा पुल के बदले पक्का पुल बनाया जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इस बीच एक अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हत्यारों की, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान थे, गुस्से में थे और उन्होंने पुलिस का ही घेराव कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया है और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर यह आक्रोश ग्रामीणों ने दिखाया है। 27 मार्च को रूबी की हत्या हुई थी। रूबी के पति समेत 7 लोगों पर दर्ज कराया गया है केस। रानीगंज के डुमरिया गांव में लोगों का प्रदर्शन और पुलिस का घेराव किया गया है। पुलिस से ग्रामीण ये जानना चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं कि आखिर आरोपियों का क्या हुआ, उनकी गिरफ्तारी का क्या हुआ। हत्या के इतने दिन बीत गए, लेकिन गिरफ्तारी होगी कब, ये पुलिस बताए। और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा उबाल पर था और उन्होंने पुलिस को घेर कर अपने सवाल पूछे हैं।
तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ग्रामीणों ने पुलिस को घेर रखा है। उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो घटना है वो 27 मार्च की है और 27 मार्च से लेकर अब तक पुलिस ने क्या किया। तो जब पुलिस वहां पर पहुंची तब उनसे ये सवाल करना लोगों ने शुरू किया। स्थानीय नेता भी वहां मौजूद थे और ग्रामीणों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। रानीगंज के डुमरिया गांव में प्रदर्शन और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें। और सिवान से खबर है कि एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिवान में मरीज के परिजनों ने किस तरीके से हंगामा किया है, तोड़फोड़ मचाई है और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। टूटे हुए शीशे, टूटी हुई कुर्सियां और सोफे, सब कुछ तहस नहस। तस्वीरें सिवान के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है जहां एक मरीज की मौत के बाद बदमाशों ने जमकर बवाल काटा। हॉस्पिटल के सामान को तहस नहस कर दिया, मेडिकल स्टाफ से मारपीट की और उनका मोबाइल भी छीन लिया। बदमाशों ने दूसरे मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र का एक मरीज पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था, जिसका ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद आज उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि परिजनों को मरीज की हालत की पूरी जानकारी दे दी गई थी। तो दिन भर में हम लोग उनसे 10-12 बार हम लोग मिलते रहते थे और पूरा बात समझाया जाता था कि क्या स्टेटस है, और वो लोग खुद अपने पेशेंट के पास थे तो उन लोगों को मालूम था कि स्टेटस क्या है, क्या सीन चल रहा है। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां कोरोना की जांच कराने आए एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल के प्रतीक्षालय में यानी कि वेटिंग रूम में वो युवक बैठा हुआ था और कोरोना की आशंका से घंटों उसका शव जमीन पर ही पड़ा रहा। बाद में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसके शव को उठाया गया। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां कोरोना जांच कराने आए युवक की मौत हो गई और सदर अस्पताल के प्रतीक्षालय में युवक की मौत हुई है। कोरोना की आशंका से घंटों जमीन पर वो पड़ा रहा, उसके शव को किसी ने नहीं छुआ, वहां से उठाने की कोई कोशिश नहीं हुई और बाद में कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसके शव को वहां से हटाया जा सका। और चलिए झारखंड चलते हैं जहां हमारे सहयोगी अविनाश कुमार बताएंगे आपको कि लॉकडाउन के दूसरे दिन राजधानी का क्या हाल है। सड़कें तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो झारखंड में मामले हैं वो अभी तक 100 से ज्यादा की मौत के आंकड़े बता रहे हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 7,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं 106 मौतें नए आंकड़ों की तरफ इशारा करती हैं। इस वक्त हम रांची के मेन इलाके में हैं। ये कटरू का इलाका है। तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनके लिए छूट दी गई है, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हों, केंद्रीय कर्मचारी हों, अस्पताल कर्मी हों, जो छोटे व्यवसायी हैं जिनकी दुकानों को खोलने का मौका सरकार ने दिया है, अधिसूचना में ये अंकित है, वो तमाम लोग अपने कार्यालय से लेकर अपने प्रतिष्ठान तक जा रहे हैं। लेकिन जो कोरोना का संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दुकानों के शटर डाउन हैं और दुकानों के शटर डाउन होने के साथ ये उम्मीद भी जग रही है कि जो लोग हैं वो कम से कम अपने घर से निकलें, आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घर से निकलें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी एक संदेश जारी करते हुए कहा है कि ये सरकार आपके लिए काम कर रही है और आपको सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर कोरोना की जंग को जीतना है तो इसके चेन को तोड़ना होगा और चेन को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और कम से कम घर से निकलने की कोशिश करें, तभी हम जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में आखिर उस वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है, सरकारी अस्पतालों में क्या उसकी व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि हम कोरोना की चेन को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जरूरी है कि सांस की डोर को तोड़ा ना जाए, किसी भी तरह का कोरोना का प्रयास उसे तोड़ ना पाए, इसलिए उस मशीन की जरूरत है जिसे कहते हैं वेंटिलेटर। लेकिन सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, रिपोर्ट देख लीजिए।
हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। हमने हाल ही में ये बताया था कि कैसे सीमांचल के जिलों में वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में सफेद हाथी बनकर रह गया है। सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरों ने स्वास्थ्य महकमे को भले ना झकझोरा हो, लेकिन कुछ और शहरों की पड़ताल जब न्यूज 18 ने की तो हालात बेहद भयावह नजर आए। ये तस्वीरें हैं औरंगाबाद सदर अस्पताल की, जहां 4 वेंटिलेटर होने के बावजूद एक भी चालू नहीं है। 4 साल पहले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की मदद से इन वेंटिलेटर मशीनों को इसलिए भेजा गया था ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से इन वेंटिलेटर मशीनों को चालू नहीं किया जा सका। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद सदर अस्पताल के आईसीयू में, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहां पर 4 वेंटिलेटर लगे हुए हैं मरीजों की सेवा के लिए, लेकिन ये चारों वेंटिलेटर जो हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जबकि 20 अप्रैल 2017 को ही इस आईसीयू का विधिवत उद्घाटन सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने हाथों किया था और इसे जनता को समर्पित किया था, लेकिन उसके बाद इस आईसीयू का जो दरवाजा बंद हुआ वो आज तक नहीं खुला। मुंगेर सदर अस्पताल में भी जिंदगी बचाने वाला वेंटिलेटर आज टेक्नीशियन के अभाव में मृत पड़ा है। पिछले साल ही कोरोना से जंग जीतने के लिए 5 वेंटिलेटर सदर अस्पताल के जीएनएम कोविड वार्ड में लगाए गए थे, लेकिन टेक्नीशियन की कमी के चलते इन वेंटिलेटर को अब तक चालू नहीं किया जा सका। अभी हमारे जीएनएम स्कूल में 5 वेंटिलेटर है, लेकिन ट्रेन टेक्नीशियन की कमी के कारण अभी ये चालू अवस्था में नहीं है। बीसी में बराबर ये बात हम लोग बताए हैं, गवर्नमेंट लेवल पर ये बात मालूम है कि ट्रेन टेक्नीशियन यहाँ नहीं है, जिस कारण उसका ऑपरेट हम लोग नहीं कर पाते हैं। दरभंगा के डीएमसीएच में अभी तक 25 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड की स्थापना जिला प्रशासन के दावों के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। फिलहाल डीएमसीएच में 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां तकरीबन 70 मरीज भर्ती हैं, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में आईसीयू में कोविड के मात्र 7 बेड हैं, जबकि हाल ही में जिलाधिकारी ने बैठक की थी और अस्पताल में वेंटिलेटर चालू करने का निर्देश दिया था। मैंने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी इस पर रिपोर्ट किया, वार्ता किया उनसे। उन्होंने आश्वस्त किया कि टीम बेच करके जल्द से जल्द 25 बेड का चालू कराएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएमसीएच में आसपास कई जिलों का पेशेंट्स भी आकर के एडमिट होते हैं। तो कुछ न करता उसे छोड़ देता है। लेटिंग पर है तो लेटिंग में, पेशाब पर है तो पेशाब। सुबह से कहते हैं पाइप लगाने, एक पाइप भी नहीं लगाता है। ऑक्सीजन पाइप कोई डर लगाते नहीं है, पानी खत्म हो जाता है पेशेंट के। अरवल सदर अस्पताल में भी कोविड मरीजों के लिए 8 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन सब बेकार साबित हो रहे हैं। रखरखाव के अभाव में ज्यादातर मशीनें खराब पड़ गई हैं। कुछ मशीनें ठीक ठाक काम कर रही हैं, लेकिन कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर नसीब नहीं हो रहा। अब तक 700 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अधिकांश जो मरीज हैं, 10 से अधिक मरीज यहाँ पॉजिटिव जीएनएम ट्रेनिंग सदर अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिन्हें सांस की बीमारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब ये हाल है शिवहर सदर अस्पताल का। 4 वेंटिलेटर मशीनें धूल फाक रही हैं। अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले पर खामोश है, जबकि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक वेंटिलेटर चालू करने की कोशिश तक अस्पताल की ओर से नहीं की गई है। यह हाल तब है जब कोरोना के समय सबसे ज्यादा डिमांड वेंटिलेटर की ही है। जानकारी ये भी है कि कोविड हेल्थ सेंटर के नाम पर सरकार के द्वारा यहाँ पर 2 वेंटिलेटर उपलब्ध कराई गई है, लेकिन स्थिति ये है कि उसको अब तक इंस्टॉल नहीं किया गया है और उसको अभी कार्य रूप नहीं दिया गया है, जिसके कारण वेंटिलेटर अभी भी शोभा की वस्तु बनी हुई है और शिवहर के सदर अस्पताल के किसी कोने में वह वेंटिलेटर पड़ा हुआ है। राज्य स्तर से ये मांगे की क्रियाशील करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है राज्य के द्वारा, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि नहीं? तो राज्य स्तर से बताया गया है क्रियाशील करने के लिए शिवहर से किसी तरह का कोई पत्राचार नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि 4 यहाँ वेंटिलेटर है, लेकिन उपयोग में एक भी नहीं है और इसके प्रति स्वास्थ्य विभाग गंभीर भी नहीं।
मतलब बिहार के इन शहरों में दिखावे के लिए वेंटिलेटर मशीनों को उनके हाल पर यूं ही छोड़ दिया गया है, वो भी तब जब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चली है। आए दिन संक्रमण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, लेकिन ये मिलेगा कैसे? अगर कागजों पर ही सब कुछ बेहतर हो जाए तो फिर जमीन पर योजनाओं का क्या काम? वैसे भी वादे तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लंबे चौड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन क्या इन तस्वीरों पर स्वास्थ्य मंत्री जी की भी नजर पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, सीतामढ़ी से खबर है कि वहां कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है, खासकर उन अधिकारियों में जिनकी ड्यूटी वहां होती है, उन दफ्तरों में आते हैं। तो कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, या फिर सबसे पहले तो कलेक्ट्रेट को सील कर दिया गया है और बेवजह लोगों की जो आवाजाही वहां होती थी उससे भी रोका गया है। राकेश रंजन पूरी हालात को बता रहे हैं। सीतामढ़ी जिले में कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति यह है कि फिलहाल सीतामढ़ी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 के पार है और स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी समाहरणालय के पास और आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी समाहरणालय की क्या स्थिति है। सुरक्षा के मद्देनजर समाहरणालय को एक तरह से समझा जाए तो सील कर दिया गया है। जो समाहरणालय का मुख्य दरवाजा है उसमें ताले लगा दिए गए हैं। विशेष परिस्थिति में अगर कोई अंदर जाना चाहे तो उनको जाने की अनुमति मिलती है। गेट पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बेवजह समाहरणालय में अगर कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसको रोक लगा दिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि लगातार जो लोग लापरवाह हैं उनकी यहाँ पर सामर्थ दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनको जो बिना मास्क के चलते हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, उनको समाहरणालय में जाने की अनुमति नहीं होती है, उन पर चालान काटा जाता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं समाहरणालय की सुरक्षा एक तरह से बढ़ा दी गई है, क्योंकि सीतामढ़ी जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्थिति काफी भयावह है। जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से आगाह कर रहा है कि लोग सावधानी बरते, घर में रहे, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले, मास्क का इस्तेमाल करें। कई तरह से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो सीतामढ़ी समाहरणालय है उसको सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और बेवजह जो लोग समाहरणालय में घूमने आते थे उनके एंट्री पर रोक लगा दी गई है और समाहरणालय में काफी कम संख्या में अब लोग दिखाई देते हैं। बेवजह जो लोग यहाँ आते थे उनको पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और चलते चलते एक अपील फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती कि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करेंगे। जिन राज्यों में लॉकडाउन है तो वहां तो और भी सख्ती है, इसलिए बचे रहें, खुद भी लोगों को बचाएं, लोगों को जागरूक करें और तकनीक का सहारा लें। बातचीत करने के लिए फोन मिलाएं, व्हाट्सएप करें या फिर लाइव ही कर दें अपनी स्थिति को बताने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।